अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्स जुनून और इस नावल को लिखा है जोया अलीशान ने। तो चलें जी, शुरू करते हैं। वो कब से रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। माही आज मेहरमा को लेकर अहमर के रूम में नहीं आई थी। अहमर कब से माही का वेट कर रहा था। अब तो उसे परेशानी होने लगी थी क्योंकि इस टाइम तक तो माही मेहरमा को लेकर उसके रूम आ जाया करती थी। अहमर को अब आदत होने लगी थी इस टाइम पर मेहरमा के साथ माही की, और इसका तजस्सुस तो इस वक्त बढ़ा जब उसने नौकरानी के हाथ मेहरमा को भिजवाया था। वो मेहरमा को अपनी गोद में उठाए हुए प्यार कर रहा था, मगर उसके दिमाग में माही चल रही थी। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था, या यूं कहें कि वो फ़िलहाल समझना नहीं चाहता था। वो इस जज्बे से इनकार कर रहा था जो जज्बा उसके दिल में सर तोड़ उभर रहा था। वो इस जज्बे से इनकार करने की कोशिश कर रहा था जिसको दबाना नामुमकिन था। माही अपनी बचकाना बेवकूफ़ियों वाली हरकतों की वजह से उसके दिल के बंद दरवाज़ों को बिना दस्तक दिए खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी थी, और ये बेचैनी उसी आमद की पेशन गोई कर रही थी। वो अब भी इनकार कर रहा था जिसको वो महज आदत समझ रहा था। वो आदत नहीं थी, वो मोहब्बत थी जो न चाहते हुए बेख्तियार अहमर को माही से होने लगी थी। इस जज्बे से इनकार करने के लिए उसने सर झटकते हुए अपनी बेटी से प्यार करना शुरू किया। वो कितनी देर तक रूम में अपनी बेटी को लिए बैठा रहा, उससे छोटी छोटी बातें करता रहा। वो अब बड़ी होने लगी थी तो हाथ पांव चलाकर मुस्कुराना सीख रही थी। वो इतनी कोशिश के बावजूद भी अपने दिमाग से माही को नहीं निकाल पा रहा था। उसे गुस्सा आने लगा था खुद पर कि क्यों क्यों वो माही को सोच रहा है जबकि वो तो महक से प्यार करता है। पता नहीं क्यों अहमर अपने दिल पर जबरदस्ती ताले लगाना चाहता था, जबकि एक तरफ उसका ज़मीर उसे झंझोड़ कर इस बात से आगाह कर रहा था कि माही भी उसकी बीवी है और उसके पास भी वो सब इख्तियार है जो महक के पास है, और वो कानूनी और शरई लिहाज से उसके प्यार की मुस्तहिक है। सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं उसका दिल क्यों ये सोच रहा था कि अगर वो माही से मोहब्बत करेगा तो कोई गुनाह हो जाएगा, वो महक के साथ नाइंसाफ़ी कर देगा। ऐसे बेशुमार ख़यालात थे जिसमें इस वक्त अहमद जकड़ा हुआ था। अपने दिल को लाख दलीलें देने के बावजूद भी अहमद जब अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर पाया तो गुस्से से मेहरमा को गोद में उठाए हुए वो माही और मेहरमा के रूम में जा रहा था, सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए कि उसने मेहरमा को नौकरानी के हाथ क्यों भेजा है। रूम का दरवाज़ा खोलकर वो गुस्से से रूम में दाखिल हुआ था। रूम में वही मेड बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले मेहरमा को लेकर आई थी। सर के इशारे से मेड को रूम से जाने के लिए बोला था। अहमर के गुस्से वाले तासुरात देखते हुए वो रूम से फौरन चली गई। माही सर से पांव तक कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। ये कोई टाइम है सोने का? इस तरह से तो मेहरमा की जिम्मेदारी निभाओगी, मेरी बेटी को नौकरों के सहारे छोड़कर। जब नहीं निभा सकती थी ये जिम्मेदारी तो फिर क्या ज़रूरत थी शादी करने की। ख्वाह मखां में इतना बड़ा ड्रामा रचाया। वो अपनी कैफियत पर खुद काबू नहीं पा रहा था और गुस्सा माही पर निकाल रहा था। माही के जवाब न आने पर अहमद को शदीद तैश और गुस्सा आ गया। माही के मुंह से कंबल को खींचते हुए उतारा था। सामने वो लाल सुर्ख अंगारा हुआ चेहरा लिए सो रही थी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। अहमद को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने हाथ उसके गाल पर रख के देखा, वो बुखार से तप रही थी। गोद में उठाई हुई मेहरमा को जल्दी से बेड पर लेटाते हुए वो माही के चेहरे पर थपथपा कर उसे उठाने लगा था। माही माही। वो बुखार की तपिश में तपती हुई हड़बड़ा कर डर कर उठी थी। क्या हुआ है? मेहरमा ठीक है? वो हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी थी। वो मेड से बोलकर सोई थी कि उसके सर में बहुत दर्द, अगर वो ना उठे तो कुछ देर के लिए मेहरमा को उसके बाबू के रूम में छोड़ आए। वो जानती थी कि अहमद अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होगा। वह इस बात से तो पूरी तरह से अनजान थी कि अहमद सिर्फ अपनी बेटी का नहीं, उसका भी बेसब्री से इंतजार करता है। उसके दिल को माही का वजूद अच्छा लगने लगा था। जब मेड ने देखा कि माही नहीं उठी तो वो मेहरमा को लेकर उसके बाबा के रूम में छोड़ कर आई थी। माही पास पड़ी हुई मेहरमा की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उठाने लगी थी कि बेख्तियार अहमद ने उसे अपने बाहों के दायरे में लेते हुए सीने से लगा लिया। वो बुखार से तपते हुए वजूद और सर में शदीद दर्द की वजह से कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अहमद के जिस्म का पहला लम्स महसूस करके वो शर्म से लाल हुई तो बुखार से तपता हुआ चेहरा और तपने लगा था। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी मेहरमा को, वो बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक नहीं तो ये बात तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? तुम्हें इतना तेज़ बुखार हो रहा है? वो फिक्रमंद होता हुआ उसे सीने से लगाए बोल रहा था। हाँ, मुझे हल्का सा बुखार हो रहा था। मैंने मेडिसिन ली थी, पता नहीं बुखार क्यों नहीं उतरा। वो बुखार में मुश्किल बोल रही थी। तुम्हें हल्का सा बुखार नहीं है, अपनी हालत देखो। वो थोड़ा पीछे होते हुए उसके चेहरे पर सुर्ख लाल चेहरे को देखते हुए बोला था। उठो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वो बेड से नीचे खड़ा होता हुआ बोला। नहीं, मुझे नहीं चला जा रहा। प्लीज़ आप मुझे यहीं पर मेडिसिन दे दें, प्लीज़, मुझसे नहीं चला जाएगा। वो बुखार से टूटे हुए लहजे से मन मनाते हुए बोली। उसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए उसको भी यही मुनासिब लगा।
उसने डॉक्टर से फ़ोन करके मेडिसिन का पूछा। अहमद ने मेड को रूम के अंदर बुलवाया और महरमा का ख्याल रखने को कहा। तुम मेरे साथ चलो रूम में, तुम्हारी हालत ठीक नहीं। माही को कहते हुए अपना हाथ उसके सामने फैलाया। नहीं, आप मुझे दवाई ला दें, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी ये है मेरे पास, माही ने मेड की जानिब इशारा करते हुए कहा। माही की आंखें बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी। आज पहली बार अहमद के लहजे में एक हक था। पूरे हक से उसने माही को ले जाने का फैसला किया था। माही ने पलकें उठाकर अहमद के चेहरे की जानिब देखा। उसने जिस हक को उसके लहजे में महसूस किया था, शायद उसकी आंखों में भी उस हक को देखना चाहती थी। और वो गलत नहीं थी। जो हक उसकी समातों ने महसूस किया, वो हक उसकी नज़रों में भी दिखाई दे रहा था। वो अब भी अपना मजबूत हाथ उसके सामने फैलाए खड़ा था। मेड रूम में मौजूद थी। माही अपने रिश्ते की सच्चाई उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। इतनी समझदार तो वो थी। अपनी हथेली को नरमी से उसके मजबूत हाथ पर रख चुकी थी। अहमद ने उसके नाजुक से हाथ को अपने हाथ की मजबूती में लेते हुए खड़ा किया। उसे सहारा देते हुए अपने रूम में ले आया। आते हुए वो मेड को ताकीद करके आया था कि वो महरमा का पूरा ख्याल रखे। मेड काफ़ी जिम्मेदार थी, तो इस पर भरोसा किया जा सकता था। रूम में आते ही साईं ने अपनी बेताबियों से मजबूर बिया को घुमाकर दरवाजे के साथ ही लगाते हुए गाल पर लब रखकर नरम गरम लम्ब छोड़ा था। बताओ साईं की जान ने साईं को कितना मिस किया। हाथ उसकी कमर के पीछे ले जाते हुए झटके से उसे अपने करीब किया। साईं की आंखों में खुमारी उतरने लगी। बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत पर जोर देते हुए कहा था। यहाँ पर अपना प्यार जाहिर करके बताओ। अपनी उंगली से अपने होठों को पॉइंट करते हुए कहा। नजरें उसकी खूबसूरत पंखड़ियों पर थी, जिनको चूमने के लिए उसके लब बेकरार थे। मगर वो कुछ देर अपने जज्बातों पर लगाम लगाकर बिया की तरफ देखना चाहता था। नहीं, मैं ऐसे ही बता तो रही हूँ कि मैंने आपको बहुत मिस किया। कोई मिस नहीं किया तुमने मुझे। उसकी पंखड़ियों पर अपने अंगूठे को नरमी से रब करते हुए खुमारदार लहजे में बोला। मैंने किया तुम्हें मिस, और अभी तुम्हें बताता हूँ कि मिस करना किसे कहते हैं। लब उसकी पंखड़ियों पर रखते हुए कैद में ले गया। एक हाथ उसकी कमर पर सख्ती से रखते हुए अपने साथ लगाया और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे से रखते हुए उसे हिलने तक की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसकी सांसों को बेताबी से पीते हुए उसे सांसों के लिए तंग होने पर मजबूर कर रहा था। बिया उसके कांधों पर हाथ रखे हुए अपने साईं की बेताबी सहते हुए घुटती हुई सांसें दे रही थी। ऐसे बताते हैं हम ऐसे बताते हैं जब किसी को याद किया जाता है। तुमने मुझे कैसा याद किया जो तुम बता नहीं सकती। उसकी कमर में एक बाजू हाइल करते हुए उसे एक हाथ से ऊपर उठाकर उसका चेहरा अपने मुकाबिल कर लिया। साईं, मैं आपके जितनी बेशर्म नहीं हूँ, शर्माते हुए बोलकर अपने होठों को छुपाने लगी थी। अच्छा, तो मैं बेशर्म हूँ? साईं ने आंखें दिखाते हुए बिया के शरारती चेहरे की जानिब देखा। बिया दी बच्ची, तेरी जबान ज्यादा नहीं चलने लगी? उसका चेहरा साईं के मुकाबिल था, तो साईं ने भी अपना बदला लेते हुए उसके निचले होंठ के किनारे को दांतों से काटते हुए प्यार की चुभन दी थी। क्या हुआ? क्या हुआ? दर्द हुआ है? अभी तो मैंने शुरुआत की है, तुमने तो अभी से सब्र का दामन छोड़ दिया। बिया को बेड पर डालते हुए अपने कुर्ते के बटन खोलने लगा था। आंखों में शरारत, लबों पर बेकरार सी हंसी, नजरें बिया के दिलकश सरापे पर मरकूज थी। साईं, थोड़ा सा भी कर लिया करें, आते ही टूट पड़ते हैं मेरे मक्खन। ये फंक्शन तेरे साईं के अंदर भी तो डाउनलोड नहीं हुआ। कुर्ते को उतार कर बेड के ऊपर फेंकते हुए अपने कुशादा सीने के साथ बिया पर झुका। उस पर गिरते ही करवट लेकर उसे अपने ऊपर ले आया था। अब बोल, क्या बोल रही थी? वही बोल रही थी जो आपने सुना। अच्छा, बड़ी बहादुर हो गई हो। हाँ, हो गई हूँ। अगर आपको झेलना है तो बहादुर तो बनना पड़ेगा। खुर्रम की आंखों में आंखें डालकर बहादुरी से जवाब दिया। ये तो तुमने सही कहा था। अगर तुम जैसी चूहिया चौधरी खुर्रम को बर्दाश्त कर रही है, तो इसका मतलब है कि बहादुर तो मेरी बीवी है। उसी की दुधिया गर्दन पर होंठ रखकर एक भरपूर लम्स छोड़ा। साईं के आवारा हाथ उसके जिस्म की हर रनाई पर अपने सख्त हाथों की हिद्दत छोड़ रहे थे। वो पूरी तरह से उस पर काबिज होने लगा था कि दरवाजे पर दस्तक ने साईं के मूड की ऐसी की तैसी कर दी थी। उसके दिल वाले मकाम से सर को उठाते हुए गुस्से से बोला, कौन? साईं की गजबनाक आवाज उभरी थी। साईं, मैं कनीर, डरी हुई आवाज से बोली थी। क्या मौत पड़ गई है? साईं, बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन लोग हैं? साईं, पता नहीं, बड़े चौधरी साहब ने आपको बुलाकर लाने को कहा है। तू जा, थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरे ससुर को मेरे रंग में भंग डालने की आदत पड़ गई है। नौकरानी को भेजकर बिया से मुखातिब हुआ। साईं को ज़रूरी काम होगा, इसलिए बुलवाया होगा। साईं के भारी वजूद के नीचे लेटी हुई साईं के गुस्से से तने चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिए प्यार से बोली, इस वक्त मैं जो काम कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई काम ज़रूरी ना है। वो एक बार फिर इस बेतरतीब हुए लबास वाले वजूद पर घटा बनकर छा गया और इसके दिल वाले मकाम पर लब रखते हुए दूसरी तरफ अपना मजबूत हाथ जमाया, उसे सिसकियां भरने पर मजबूर कर दिया। साईं, मेहमान आए हैं, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। सिसकियां भरते भरते वो बामुश्किल तेज होती सांसों के दरमियान में बोली थी, करने दो इंतजार, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ। चेहरा कुछ देर के लिए ऊपर किया और खुमारी से भरी हुई आंखों से बिया को देखा था।
हाथ अब उसके दिल वाले मकाम पर लम्स छोड़ रहे थे। तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बोल दूंगा कि सो रहा था इसलिए लेट हो गया। बिया के फिक्रमंद चेहरे को देखते हुए उसे तसल्ली देते, अब और कोई सवाल जवाब मत करना वरना जान ले लूंगा। वो एक बार फिर वापस उसी जगह पर झुक चुका था। अब की बार बिया की सिसकियों में तेजी आने लगी थी क्योंकि साईं की शिद्दतें बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी। वो अपने दिल वाले मकाम पर साईं के बेशुमार लम्स महसूस करते हुए बेहाल सी होकर बेड की चादर को मुट्ठियों में मीचे हुए सिसक रही थी। वो कहाँ उसकी सिसकियों की परवाह करते हुए तेजी से उसके दिलकश मकाम पर लब रख कर चूम रहा था, नमी को तेजी से अपने अंदर अंडेल रहा था। उसके हाथों में मचल रही थी। दिल वाले मकाम पर दोनों हाथ मजबूती से जमाए हुए अपने लब नीचे की जानिब लाते हुए उसके पेट पर रख कर लम्स छोड़ने लगा था। उस मुंह से सिसकारियां निकल कर धुन बनाने लगी थी। साईं अपने पेट पर साईं के लबों के जलते लम्स और दिल वाले मकाम पर साईं के सख्त हाथों और बेबाकियों से सिसकते हुए तड़प कर साईं का नाम लेकर बोली थी, जी मेरा मक्खन। वो खुमारदार नजरों से उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। साईं थोड़ा सा मेरी जान पर रहम भी खा लिया करें। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आई थी। साईं दी जान, तू जानती है तेरे साईं से नरमी वाला प्यार नहीं होता। साईं की जान, थोड़ा बर्दाश्त करना सीख। नरमी वाले प्यार से मेरा तो दिल नहीं भरता, खुमारी से बोलकर उसके वजूद की रनाइयों को छूते बोला था। वापस उस पर झुक चुका था। अपनी शिद्दतों से उसे तोड़ते हुए एक बार फिर से सकने पर मजबूर कर दिया। रूम बिया की सिसकियां और साईं की तेज सांसों की आवाज़ रूम को में खूबसूरत धुन पैदा कर रही थी। मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मामा की जान। रोमांशा कब से तकिए पर कोहनी रखे हाथ अपने गाल पर जमाए लेटा था। मीरब अपने बेटे से प्यार कर कर के लोटपोट हो रही थी। अपने बेटे पर अपनी मोहब्बत इस तरह निछावर कर रही थी जैसे रूम में सिर्फ उसका बेटा और उसके सिवा कोई मौजूद ना हो। मामा की जान क्या देख रही है? मीरब तो अपने बेटे के डिम्पल्स को चूम चूम कर दीवानी हुई जा रही थी। शाह की जान, तुम्हारे बेटे के अलावा भी रूम में कोई मौजूद है, यानी कि मैं, और अब मेहरबानी फरमाकर थोड़ी सी तवज्जो मुझ गरीब पर भी दे दो। पिछले 2 महीनों से जितना मैं तड़पा हूँ, कुछ तो खैरात में मुझे भी मिलना चाहिए। मस्किन शक्ल बनाकर मखनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा, थोड़ा सा प्यार और कर लूं बेबी के, उसके बाद मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। वो इजाज़त तलब करते हुए फिर से अपने बेटे को प्यार करने लगी। बिना शाह का जवाब सुने और उसकी नज़रों को मफहूम समझे वो फिर से अपने बेटे के साथ लाडियां करते हुए मसरूफ़ हो गई। रोमान शाह समझ चुका था कि अब मीरब की मोहब्बत हासिल करने के लिए उसे जद्दोजहद करना पड़ेगी। अगर वो अपना हक के लिए नहीं बोलेगा तो मीरब इसी तरह उसका हक मारती रहेगी। मीरब जी, बिना अपने बेटे से नजरें हटाए मीठी सी आवाज में जी कहा, प्लीज यार तरस खाओ अपने शाह पर। अपने बेटे को गोद की एक साइड पर कर लो, मुझे भी तुम्हारी गोद में सर रखना है। मिन्नत करने वाले अंदाज से कहा, जो अपनी बेटे की मोहब्बत में पागल दीवानी हुई जा रही थी। रोमान शाह अपनी बेताबियां कैसे इस पागल लड़की को दिखाता जो अपने बेटे से नजरें हटा ही नहीं रही थी। अगर कुछ देर के लिए नजरें हटाकर देखती तो नजर आता कि उसका बड़ा आशिक रोमान शाह कैसे ठंडी आहें भर रहा है। मीरब ने बेबी को एक साइड पर कर लिया। शाह के लिए ये बहुत बड़ा एहसान था मीरब की जानिब से। रोमान शाह अपना सर मीरब की गोद में रखकर आंखें बंद करके लेट गया। ये वो सुकून था जो रोमान शाह ने पिछले 2 महीनों से महसूस नहीं किया था। मीरब का एक हाथ नरमी से पकड़कर अपने लबों से लगाकर चूमते हुए अपने गाल पर रब करने लगा था। शायद वो उसके हाथों के लम्स को महसूस करना चाहता था। मीरब को अपने शाह पर टूट कर प्यार आ रहा था। वो देख रही थी उसका शाह उसके लिए कितना बेचैन और बेताब है, और इसकी बेचैनियों का आलम तो सबके मुंह से वो सुन चुकी थी कि कितना तड़पा था इन 2 महीनों में उसके लिए। बेबी मीरब के कांधे से लगा सो गया तो मीरब ने आहिस्ता से उसे अपने पास तकिए पर लिटाते हुए ब्लैंकेट से कवर कर दिया। रोमांश उसका हाथ कभी लबों पर लगा रहा था तो कभी अपने गाल पर रब कर रहा था। आंखें बंद किए लेटा था। मीरब ने नीचे झुककर रोमान शाह के माथे पर अकीदत भरा लम्स छुड़ा। रोमान शाह के आतिशी लब मुस्कुराए थे। रोमान शाह के खूबसूरत डिम्पल्स गहरे हुए जिनको देख मीरब मुस्कुराए थे। मीरब के तो दिल की तारें बजने लगी थी रोमान शाह के डिम्पल देखकर। यहाँ पर भी चाहिए। अपनी लबों पर उंगली रखे आंखें बंद किए बोला, यहाँ पर आपने हॉस्पिटल में ले लिया था। वो मुस्कुराई थी। अब मेरी जान नए अंदाज से मेरे सब्र को आजमाएगी। वो मुस्कुराया था, जानता था कि मेरा मजाक कर रही है। नहीं, मुझे अपने शाह को और नहीं आजमाना। मेरा शाह प्यार की हर कसौटी पर खरा खरा उतरा है। अब मेरे शाह के सब्र का कोई इम्तिहान नहीं होगा। मीरा बाप की है और हमेशा रहेगी। बताएं, यहाँ पर मेरे शाह को प्यार चाहिए। वो बड़ी मोहब्बत से अपना चेहरा शाह के चेहरे पर झुकाते हुए पंखड़ियों को उसके लबों पर रखकर चूम रही थी। छोटे छोटे लम्स शाह के पूरे चेहरे पर छोड़ रही थी। शाह के दिल की धड़कनें धक 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 करके खूबसूरत राग जपने लगी थी।
मीरब की पंखड़ियों के लम्स शाह के दिल को सुकून दे रहे थे। मीरब की पंखड़ियों से रोमान शाह को इतना सरूर मिल रहा था कि वो आंखें तक नहीं खोलना चाह रहा था। शाह, बोलो शाह की जान। शाह ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया। मीरब के दोनों हाथ पकड़कर लबों से लगाते हुए अपने सीने पर रखकर ऊपर अपने मजबूत हाथ रखे हुए थे। शाह, हम अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे? जो मेरी जान को पसंद हो। आंखें खोलकर उसके प्यारे चेहरे को निहारते हुए बोला था। रेयान रख लें? वो तो जैसे पहले ही सोच कर बैठी थी। हाँ जी, रख लो, अगर मेरी जान को पसंद है तो। क्या आपको नहीं पसंद? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ या कोई नाम मेरी जान को पसंद हो और मुझे पसंद ना आए? तो ठीक है, फिर आज से हम अपने बेटे का नाम रेयान रोमान शाह रख रहे हैं। वो एक्साइटेड होते हुए बोली। ठीक है मेरी जान के टोटे, अब अगर मेरी जान ने अपने बेटे का नाम कन्फर्म कर लिया हो तो कुछ अपने बेटे के बाबा के साथ ही मोहब्बत भरी बातें कर लो। क्या शाह, अभी तो इतना सारा आपसे प्यार भी किया है और बातें भी। तो क्या करूं? तुमने जो इतना सारा प्यार किया है उसे जाकर बैंक में सेव कर दूं? ये इतना चुटकी भर जो तुमने मुझसे प्यार किया है, इससे तो अभी तक मेरे लब गीले नहीं हुए और तुम एहसान जताना शुरू हो गई हो। शाह ने मीरब को आंखें दिखाई। नहीं, मैंने एहसान तो नहीं जताया। मीरब मिनमिनाई थी। जताने की कोशिश भी मत करना। बहुत तड़प लिया है मैंने तुम्हारे लिए और तुमने अपनी सब मन मर्जियां भी कर ली हैं। अब मेरी मोहब्बत में कटौती करने की कोशिश मत करना। अब कोई रायत नहीं मिलेगी। सिर्फ मैं अपनी सिर्फ मैं इतनी देर तक और सब्र करूंगा जब तक तुम्हारी डॉक्टर ओके का साइन नहीं दे देती। मीरब का सीजर हुआ था तो इसलिए डॉक्टर ने अभी एक और मंथ रोमान शाह को मीरब से नज़दीकियां बढ़ाने से मना किया था। यानी कि अभी रोमान शाह को सब्र की कसौटी और पार करनी थी। चलो कोई नहीं, जहाँ इतना सब्र कर लिया वहाँ एक महीना और सही। यही सोचकर रोमान शाह ने अपने दिल में उमड़ते मुंह जोर जज्बातों को एक बार फिर कैद कर लिया। मगर डॉक्टर ने नज़दीकियां बढ़ाने से मना किया था। बाकी मोहब्बत और रोमान शाह हॉस्पिटल से ही जताना शुरू कर चुका था और अब भी मीरब की पंखड़ियों पर लब रखे नरमी से करवट लेता हुआ उसके ऊपर आया था। इसे अपने नीचे लेटाते हुए उसके कानों को चूम रहा था। अभी कानों है कि गालों है, पता नहीं क्या है। गालों को चूम रहा था। लब उसकी गर्दन पे ले आया। उसके जिस्म से उड़ती नेचुरल खुशबू शाह को बहका रही थी। उसकी दुधिया गर्दन पर शाह के आतिशी लब नरम गरम लम्स छोड़ रहे थे। शाह मजबूत हाथ उसके जिस्म की खूबसूरत रनाइयों पर रब हो रहे थे। शाह के हाथों की हिद्दत से मीरब की सांसें तेज हुई थी। उसकी तेज सांसें देख रोमान शाह का दिल जोरों से धड़का था। मीरब की शर्ट के अंदर से हाथ ले जाते हुए मीरब के दिल के मकाम पर कुछ सख्ती दिखाई गई थी। मीरब ने दर्द से सिसकी भरी थी। मीरब ने दर्द की शिद्दत से रोमान शाह के बाजुओं पर अपने दांत गाड़े थे। अपनी दर्द का बदला लिया था। रोमान शाह के लब मुस्कुराए थे। मेरी जान, अभी से ही बदले लेने पर उतर आई हो? अभी तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब बाकी है और मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ, बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ। मार्केट में ये मशहूर है। अपना एक एक हिसाब पूरी ईमानदारी से तुमसे चुकता करूंगा। उसकी कान की लू को लबों से चूमकर दांतों से चुभन दी तो मीरब ने फिर से सिसकी भरी थी। शाह प्लीज ऐसे मत करें ना। मीरब का मतलब दांतों की और हाथों की सख्ती से था। शाह की जान, तुम अभी भी अपने शाह पर खुश नहीं हो। अब तो थोड़ा सा दर्द खाओ, मोहब्बत में बर्दाश्त करना सीखो जाने शाह। शाह ने मुस्कुराते हुए उसके पूरे वजूद को लबों की लम्ब से देते हुए उसे सिसकियां भरने पर मजबूर कर रहा था। इससे पहले कि शाह बेकाबू होते हुए हद से गुजरने लगता, उनका प्यारा बेटा रेयान शाह उठकर रोने लगा था। रोमान शाह ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर एक ठंडी आह भरी और स्माइल पास करते हुए अपने बेटे की जानिब देखा। वो अपने छोटे छोटे हाथ हिलाकर पूरे जोरों शोर से अपनी मामा जान को बुला रहा था। जाइए, आपके बेटे को बड़ी शिद्दत से अपनी अम्मा की याद आ रही है। बाप के अरमान गए तेल लेने। वो मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बाद में खुद ही हंसने लगा था। मीरब उठकर अपने बेबी को गोद में लिए बैठी थी। वो बेबी को थपथपाकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी जबकि बेबी को भूख लगी थी और डॉक्टर ने आते हुए सख्ती से कहा था कि मीरब बेबी को अपनी फीड दे, क्योंकि बेबी टाइम से पहले डिलीवर हुआ था और मीरब का दूध उसे 2 महीनों तक नहीं मिला था। अब बेबी की बॉडी को उसके माँ के दूध की ज़रूरत थी। अब मीरब को शर्म आ रही थी कि वो शाह के सामने बेबी को दूध कैसे पिलाए। शाह सारी बात से वाकिफ था। उसके लब मीरब का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहे थे जो बेबी को ज़बरदस्ती थपथपाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी और बेबी पहले से ज़्यादा आऊ करके रो रहा था। शाह की जान, इसे फीड कराओ, उसे भूख लगी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप उस तरफ मुंह करें, मैं फिर फीड करवाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरे सामने ही फीड कराओ। वैसे भी मेरी जान, मुझसे कैसा पर्दा। वो बेबाकी से मुस्कुराया था। मैं तो सारी प्रॉपर्टी का खुद मालिक हूँ। शाह प्लीज़ कोई भी गंदी बात इस वक्त मत कीजिएगा। मेरा बेबी सुन रहा है। मीरब ने सख्त ऑर्डर दिए थे। ठीक है, नहीं करता, पर तुम अपने बेबी को फीड कराओ वरना ये ऐसे ही टैं टैं करता रहेगा।
ज़बरदस्ती मीरब की शर्ट को ऊपर उठाते हुए बेबी को अपने हाथों से फीड करवाने लगा था। मीरब आज पहली बार बेबी को फीड करवा रही थी। बेबी ने जैसे ही फीड करना शुरू किया, नसवानी गुठलियों से जैसे ही बेबी ने दूध अपने मुंह से खींचते हुए पीना शुरू किया, मीरब तड़प उठी थी। उसे शदीद दर्द हुआ था। शाह की जान, थोड़ा बर्दाश्त करो, तुम्हारी डॉक्टर ने बताया था कि ऐसा होगा। एक तरफ बेबी अपने मुंह से फीड लेते हुए मीरब को सिसका रहा था, दूसरी जाने बेबी का बाबा उसके दिल वाले मुकाम पर हाथ जमाए हुए अपनी बेबाकियां किए जा रहा था। मीरब गुस्से से शाह को देख रही थी, मगर मीरब के गुस्से का रुमान शाह पर खाक भी असर नहीं हो रहा था। दोनों बाप बेटा बेचारे की जान निकाले हुए थे। बेबी तो मासूम था, उसे तो अपना पेट भरने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था, जबकि बेबी का बाबा अपनी बेताबियों से बेचैन होकर उसकी जान निकालने पर तुला हुआ था। मीरब गुस्से से शाह की जानिब देख रही थी। ऐसे मत करो, मैं तो तुम्हारी हेल्प करवा रहा हूँ। बेबी को फीड करवाने में आंख को टीज करते हुए कैका लगाकर हंसने लगा था। उसके खूबसूरत गहरे गड़ों जैसे डिम्पल देख मीरब कुछ देर के लिए अपना दर्द भी भूल गई। माही को बेड पर बिठाकर अहमद ने एक बाउल में घर की मुलाजमत से पानी और कॉटन मंगवाई थी। डॉक्टर ने शिफा को पट्टियां करने के लिए कहा था। आप ये सब मेहरमा की मेड को बोल दें, वो कर देगी, और आप मुझे मेहरमा के रूम में ही छोड़ आए। वो बुखार में तपते हुए बामुश्किल बोल रही थी। क्यों, मेरे हाथों में क्या अछूत की बीमारी लगी है जो मेरे छूने से तुम्हें भी लाहक हो सकती है? उसके दोनों कांधों पर हाथ रखकर उसे बड़ी नरमी से तकिए पर लिटाते हुए बोल रहा था। उसके पाँव उठाकर बेड पर सीधे करते हुए उस पर चादर उड़ा दी थी। माही से ज़्यादा नहीं बोल सकी थी। बुखार 102 पर था। सर में शदीद दर्द और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो आंखें बंद किए लेट गई। अहमद उसके पास तकिए वाली साइड पर बैठा हुआ था और पाँव बेड से नीचे लटका रखे थे। बाउल में कॉटन भिगो भिगो कर बार बार उसके माथे पर रखते हुए बुखार की शिद्दत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर की मेहनत के बाद माही के बुखार में कमी आने लगी थी। दवा तो वो माही को पहले ही खिला चुका था और अब ठंडे पानी की पट्टियों से बुखार तकरीबन उतर चुका था। जिस्म ठंडा होने लगा था। माही आंखें बंद किए हुए न जाने कब नींद की आगोश में चली गई थी। रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे। अहमद को भी बहुत नींद आ रही थी, तो वो भी एक साइड से चादर का कोना उठाते हुए माही के साथ लेट गया था। ऐसा नहीं था कि बेड पर और जगह नहीं थी। इतने बड़े बेड पर वो बिल्कुल माही के साथ होकर लेटा था, और ये सब कुछ अहमद अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कर रहा था। दिल जो माही को अपनी दस्तरस में चाहता था, उसे माही अच्छी लगने लगी थी, और उसे माही की बेतुकी बातें, बचपना उसे अहमद के नज़दीक ले आया था। माही तकिए पर लेटी हुई थी। अहमद उसके साथ लेटकर कुछ देर यूं ही आंखें खोलकर छत की जानिब देखता रहा। फिर उसने वही किया जो उसका दिल चाह रहा था। पूरे हक से हाथ माही के ऊपर से गुजारते हुए उसे अपनी मजबूत बाहों की गिरफ्त में लेकर आंखें बंद कर ली। जैसे किसकी आंखें बंद करने से सच्चाई बदल जाएगी। माही गहरी नींद में सो रही थी। माही की मोहब्बत अहमद के दिल पर दस्तक दे चुकी थी। अब जितनी मर्जी अहमद खुद पर पाबंदियां आयद कर ले, मोहब्बत अपनी जगह खुद बनाने में कामयाब हो रही थी। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रूम में आ जाओ। शामिर खाना ख़त्म करके कुर्सी से उठते हुए आहिस्ता से मिरहा को बोल कर गया था। मिरहा जो भी खाने की टेबल पर अपनी सास के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। मलिक साहब तो पहले ही खाना खाकर उठ गए थे। उनको कोई ज़रूरी काम था और शामिर को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। और शामिर का ज़रूरी काम यह था कि उसे आज मिरहा की जान को हल्कान करना था। पिछले 2 ढाई महीनों से इन दोनों के बीच में भी दूरी ही चल रही थी। मीरब की तबीयत ख़राब होना, मीरब का कोमे में चले जाना, उसके बाद मीरब के बेबी की जिम्मेदारी, इन सब के दरमियान शामिर बहुत दिनों से मिरहा से दूर था। आज बेबी फाइनली अपने माँ बाप के पास जा चुका था, और माशाल्लाह मीरा बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जा चुकी थी। ऐसे में वो अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहता था। इसी खुशी के लिए उसे अपनी मिरहा की ज़रूरत थी, इसीलिए वो जाते हुए मिरहा को आहिस्ता से ऑर्डर देकर गया था। जानती तो थी मिरहा भी कि आज एसीपी साहब के तेवर सुबह से ही ख़राब नज़र आ रहे थे। अब तो जनाब वाज़े सिग्नल देकर जा चुके थे। इतनी आहिस्ता आवाज़ में उठते हुए इस अंदाज से मिरहा को बोल कर गया था कि सामने बैठी हुई इसकी वालदा बिल्कुल सुन नहीं सकी थी। मिरहा के साथ का अभी और बातें करने का मूड था, तो मिरहा बेचारी उठकर कैसे जाती। और दूसरी तरफ उसके दिल में ये भी हलचल मची हुई थी कि शामिर उसका वेट कर रहा है। अपनी साथ को बीच में छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। वो इतने प्यार से बैठी हुई छोटी छोटी बातें सुना रही थी। विरा की बच्ची, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? कितने दिन हो गए हैं मुझे तुम्हारे करीब आए हुए, अब भी तुम बैठी हुई मामा से गप्पे मार रही हो। 2 मिनट से पहले रूम में आओ। मिरा के मोबाइल पर शामिर का धमकी भरा मैसेज आया था। मीर मामा मेरे पास बैठी हैं, इनका बातें करने का मूड है, मैं कैसे इनकी बातों को बीच में छोड़कर आ सकती हूँ। मिरा ने बातों के दरमियान एक मैसेज टाइप करके भेजा था।
مجھے نہیں پتا، کوئی بھی بہانہ بناؤ، مجھے اگلے 2 منٹ میں تم روم میں چاہیے ہو، 15 منٹ ہو گئے ہیں تمہارا ویٹ کرتے ہوئے۔ میرا کی موبائل اسکرین پر ایک اور میسج جگمگایا تھا، بیٹا کوئی ضروری میسج آ رہے ہیں تو آپ آرام سے بات کر لو۔ مسلسل میسج پر جواب دیتے ہوئے دیکھ اس کی ساس نے کہا تھا، نہیں ممی کوئی ضروری میسج تو نہیں، بس میر کو شاید کو فائل نہیں مل رہی تھی تو وہ اس بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میرا نے جلدی سے بہانہ بنایا تھا، میرا کی ساس ایک عقل مند عورت تھی، اس وقت اس کو کون سی فائل نہیں مل رہی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹے سے بخوبی واقف تھی، جانتی تھی کہ اس وقت اسے اپنی بیوی نامی فائل کی اشد ضرورت ہے۔ بیٹا آپ جاؤ اور اس کو فائل ڈھونڈ کر دو، میں بھی اپنے روم میں جا رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرا بھی جلدی سے ٹیبل سے اٹھ کر اپنے روم کی جانب چل دی۔ جانشاہ آپ کی سپتری کب سے ٹیں ٹیں کر کے میری نیند خراب کر رہی ہے، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے۔ شاہ آپ تھوڑی دیر اٹھ کر بیبی کو چپ کرا لیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میرب نے گہری نیند سے بیدار ہو کر دوسری جانب لے کر آرڈر دیا تھا، شاباش، اب یہ بھی میری کھا دوں، اب یہ بھی میری کھا دوں، پتہ نہیں بھی یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ شاہ اپنی جگہ سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیبی کی کاٹ کے پاس گیا اور بیبی پورے 100 کی سپیڈ سے رو رہا تھا۔ رومان شاہ نے اسے اپنی گود میں اٹھا کر کاندھے سے لگاتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، مگر اس وقت بیبی کا بالکل سونے کا موڈ نہیں تھا، اسے شاید بہت بھوک لگ رہی تھی اور اس کی کھانے والی مشین گہری نیند میں خراٹے بھر رہی تھی۔ میرب یار بیبی کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہے، اٹھ کر اسے فیڈ کرواؤ۔ رومان شاہ میرب کے پاس کھڑا ہوا بیبی کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے میرب کو اٹھا رہا تھا۔ شاہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا۔ آنکھوں کو بند کیے نیند میں ہی جواب دے کر میڈم پھر سو گئی۔ حد ہے یار، اب میں اس کو کیسے چپ کراؤں؟ مجھے نہیں پتا، جیسے بھی کروائیں چپ کروا لیں۔ اوکے پھر سیدھی ہو کر لیٹو، میں کروا لیتا ہوں چپ کر، کیونکہ میرے ساتھ تو ایسا کوئی اسپیئر پارٹ نہیں لگا ہوا جس سے میں اسے فیڈ کرواؤں، اور بنا فیڈ کے تمہارا یہ لاڈلا چپ نہیں کرنے والا۔ شاہ آدھی رات کو شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میرب جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، نیند میں بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاہ کا اگلا قدم کیا ہوگا اور شاہ کیا کرنے والا تھا۔ جی نہیں، آپ بیبی مجھے دیں، میں خود ہی چپ کروا لوں گی۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جانشاہ، میں بیبی کو چپ کروا دوں گا، میں اسے فیڈ بھی کروا دیتا ہوں، بس آپ ذرا رائٹ پوزیشن میں لیٹ جائیں، پکا میں آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالوں گا۔ آنکھ کو ٹیز کرتے ہوئے شاہ مسکرایا تھا، شاہ قسم سے آپ بہت بے شرم ہیں، بلکہ آپ کے لیے اسے بھی بڑا کوئی ورڈ ہونا چاہیے تھا۔ بیبی کو شاہ کے ہاتھوں سے لیتی ہوئی بولی تھی، میں نے کیا بے شرمی کی ہے؟ خواہ مخواہ مجھے ایسے مت کہا کرو، بیبی کو برا لگتا ہے، آفٹر آل میں اس کا بابا ہوں۔ بیبی کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ بیبی کا بابا کتنا شرافت کا پتلا ہے۔ شاہ میرب کے پاس ہی تکیے پر کوہنی رکھے بیٹھا گہری نظروں سے اپنے بیبی کو میرب کے ساتھ چپکے ہوئے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ بیبی فیڈ کرتے ہوئے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی فیڈنگ مگ تھامے ہوئے تھا۔ میرب کور کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، مگر بیبی بھی اپنی ماما کی طرح اپنے بابا کی طرح بے شرم تھا، بار بار ہاتھ ہلا کر میرب کی کوریج خراب کر رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کس سے چھپاتی ہو خود کو؟ مجھ سے؟ جانشاہ تمہاری سانسوں سے زیادہ قریب آ چکا ہوں، وہ بھی ایک بار نہیں، اب تو کتنی گنتی بھی یاد نہیں کہ کتنی بار، اب تو میرے اس پیارے سے بیبی کی ماما بن چکی ہو۔ خدارا اب تو شرم کو چھوڑ دو۔ میرب جب بھی بیبی کو فیڈ کرواتی تھی خود کو شاہ کی نظروں سے بچانے کی بہت کوشش کرتی تھی، کیونکہ شاہ اسے فیڈ کرواتے ہوئے بہت تنگ کرتا تھا، کبھی نظروں سے تو کبھی ہاتھوں سے۔ ایک کام کرتی ہوں، کل سے نا میں سب کچھ ہٹا کر اس کے بعد بیبی کو فیڈ کروایا کروں گی۔ میرب نے غصے سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ایک تو اسے نیند نے تنگ کر رکھا تھا، اوپر سے شاہ کی باتوں نے بیبی کی نیند پوری نہیں کرنے دیتا تھا، اور باقی کی کسر اس کا شاہ نکالے رکھتا تھا، جس کو ڈاکٹر نے بدقسمتی سے دوری بنائے رکھنے کو کہا تھا، مگر اس لمیٹڈ دوری کے سوا میرے کو کسی چیز میں رعایت نہیں تھی۔ کبھی لفظوں سے اس کی جان کھائے رکھتا تھا تو کبھی اپنے ہاتھوں کی حدت سے اسے تڑپائے رکھتا، تو کبھی لبوں کو لبوں کی قید میں لے کر سانسوں کے لیے ترساتا تھا۔ اس لیے میرے غصے میں کچھ زیادہ ہی بے باک جملے بول گئی تھی، جس کا اندازہ ہونے پر وہ خود ہی شرم سے لال ہو کر نظریں دیوار کی جانب مرکوز کر گئی۔ جانشاہ کل کر سو آج، آج کر سو ابھی، یہ نیکی کا کام تم آج سے ہی شروع کر دو۔ خواہ مخواہ میں میرا بیبی بھی پریشان ہوتا ہے اور میں بھی۔ رومان شاہ میرب کی بات پر شرمندہ ہونے کی بجائے خوش تھا کہ اب اسے محنت نہیں کرنی پڑے گی تانکا جھانکی کے لیے۔ وہ تو اتنی خوشی سے بول رہا تھا کہ میرب کو اور شرمندگی ہونے لگی تھی اپنے جملے پر کہ وہ کیا بول گئی تھی۔ شاہ قسم سے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، پلیز چپ کر کے سو جائیں۔ اوئے میں نہیں سو رہا، اب تو میری آنکھ کھل چکی ہے، آپ اپنی سپتری کو سلائیں اور ہماری دسترس میں آئیں، تھوڑی سی پپیاں جپیاں کریں گے پھر سوں گا۔ ہاتھ میرب کی کمر کے پیچھے سے لے جاتے ہوئے رب کرنے لگا تھا۔ شاہ
प्लीज़ मुझे नींद आ रही है, मीरब ने झिंझलाते हुए कहा था, मगर मुझे नहीं आ रही, मैं क्या करूं? वैसे भी ड्रामेबाजियां बंद करो मीरब की बच्ची। कल डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाना है और कल मुझे ओके का साइन मिल जाएगा। इसके बाद तुम्हारी ऐसी जान हल्का करूंगा कि तुम याद रखोगी। मीरब ने शाह की जानिब घूरते हुए देखा था। एक तो शाह के लफ्ज़ों ने उसके दिल में हलचल मचा रखी थी, दूसरा कमर पर शाह के हाथ बेबाकी से अपने काम में मगन थे। चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, कहंदियां ने गावा मैथों दूर न खलो। शाह ने मीरब की घुरी पर उसे मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से देखा और पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग के दो बोल गुनगुनाया था। माही की आंख फजर की अजानों के वक्त हो रहा था। बुखार पूरी तरह से उतर चुका था। अपने बेहद करीब किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए वो हड़बड़ाकर आंखें पट से खोलकर उठी थी। अहमद जो उसके यूं झटके से उठने पर उठ चुका था, उसकी आंख फौरन खुल गई थी, मगर माही नर्वस ना हो और ना घबराए। इस वजह से वो ऐसे महसूस करवा रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रहा हो, मगर उसे सोता हुआ समझकर जो मोहब्बत की जोत माही जला कर गई थी, उसके बाद तो अहमद को आंखें बंद करके लेटना बहुत मुश्किल हो गया था। वो बड़ी होशियारी से अपनी पंखुड़ियां अहमद के लबों पर रखकर नरमी से चूमकर जल्दी से बेड से उतरती हुई चली गई थी। उसने ये सब कुछ इतना आनन फानन किया कि अहमद तो कुछ लम्हों के लिए समझ ही नहीं पाया था कि मोहतरमा क्या करके गई है। उसके जाने के बाद अहमद ने आंखें खोली और उसके लब मुस्कुरा रहे थे। वो वही हक जताकर गई थी जो रात को उसने जताते हुए उसके साथ लेटने की जुर्रत की थी। पूरी रात उसे अपनी बाहों की कैद में लिए सीने से लगाकर लेटा रहा था। सुबह उठकर वो भी अपने अंदाज से मोहब्बत जता गई। अहमद का दिल बेकरारी से धड़क रहा था। माही, तुम मेरे दिल में अपना मकाम बनाने में कामयाब हो गई हो। अब मुझे ये लगता है कि हमारे रिश्ते को मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। वो खुद में सोचते हुए मुस्कुरा दिया। आपका मूड खराब है? आप क्या मेरे साथ नाराज हैं? मुंह फुलाकर बैठे हुए शामिर के करीब बैठते हुए मिरान ने बड़े प्यार से पूछा था। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, शामिर ने घूरते हुए कहा। मीर मीर मामा बातें कर रही थी मेरे साथ, तो मैं कैसे इनको बीच में छोड़कर आ सकती थी? मिरहा ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा। कोई बहाना बना सकती थी, मगर मोहतरमा को बहाना बनाना ही नहीं था। तुमसे ज़्यादा जालिम बीवी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। शाह मीर सचमुच गुस्से में बैठा हुआ था। सॉरी मीर, मेरा मीर नाराज़ हो गया। मैं अपने मीर को मना लूँगी। मेरा प्यार से शामिर के दोनों गाल पर हाथ रखते हुए पचकारते हुए बोली थी। हाँ हाँ मनाओ, जल्दी करो, यहाँ से शुरुआत करो। अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए शामिर ने अपना चेहरा बिल्कुल उसके मुकाबिल कर दिया। मिरहा ने प्यार से मीर के होंठों को बोसा देते हुए चेहरा पीछे कर लिया। बस इतनी सी बात थी, बस मुझे मना लिया है? शामिर ने हैरत से मिरहा की जानिब देखते हुए कहा। जी, मोहतरमा ने शर्माते हुए जवाब दिया। मिरहा की बच्ची, किसी दिन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगी। शामिर को मिरहा की छोटी सी किसी पर इतना गुस्सा आया था, उसने दांत पीसते हुए कहा। क्या मीर, अब तो मैंने आपको मना लिया है, फिर भी आप यूं आंखें दिखा रहे हैं? वैसे गुस्सा है किस बात का? मैं कौन सा जानबूझकर नहीं आई थी? मामा मुझसे बातें कर रही थी, तो अच्छी बहू का फर्ज है कि वो अपनी सास के साथ बैठकर बातें करे और टाइम स्पेंड करे। मिरहा ने बड़ी अदा से आंखें टिमटिमाते हुए कहा था, जो मीर की ये गुस्से को और तहस दिला गया। अच्छी बहू तो तुम हो, मगर कभी अच्छी बीवी के फराइज भी अंजाम दे लिया करो। कभी खुद से झांक कर देख लिया करो तुम्हारे शौहर को तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। यहाँ पर प्यार जताते हुए तुम्हारे मौत पड़ जाती है, यहाँ पर तुम्हारे रोने धोने शुरू हो जाते हैं या तुम्हें नींद के दौरे पड़ जाते हैं। आज तो मीर के गुस्से के सारे बांध टूट चुके थे। हाय मीर, क्या हो गया है? इससे आप तो इतने गुस्से में आ गए हैं। मिराह ने मीर को बहुत अरसे बाद ऐसे गुस्से में देखा था। तो ऐसा कौन सा तुमने कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी वजह से मुझे खुश होकर तालियां बजानी चाहिए या भंगड़े डालने चाहिए? ही एसीपी शामिर मलिक भंगड़े डालता हुआ कैसा लगेगा? मेरा को सब बातें छोड़कर सिर्फ भंगड़ों की बात समझ में आई थी। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, हैं? बहुत हंसी आ रही है? उसकी कमर में हाथ डालता उसे करीब करते हुए बोला। हाँ आ रही है। आप मुझे ये आंखें मत दिखाया करें, मुझे आपसे डर नहीं लगता। अच्छा तो ठीक है, आज तुम्हें कसम लगे तुम्हें मुझसे डरना नहीं है। आओ तुम्हें आज असली शामिर मलिक से मिलवाता हूँ। बहुत अरसा हो गया है इससे तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से उठाते हुए अपनी गोद में बिठा लिया था। अपनी थाई पर मीरा को कुछ इस अंदाज से बिठाया कि चेहरा उसके मुकाबिल था। मीर की पुश्त सोफे के साथ लगी हुई थी। सोफे से गिरने के डर से मीरा ने अपने दोनों हाथ शामिर की कांधे पर रखे हुए थे। उसकी गोद में थाइस पर बैठी दोनों फोल्ड थी। मीर का एक हाथ मीरा की कमर पर मजबूती से रखा था, जबकि दूसरा उसकी गर्दन के पीछे रखकर चेहरा अपने ऊपर झुकाए हुए था। मीर
लबों से आवाज़ ना निकले। डर नहीं लगता है इसलिए बहादुरी से मेरे जज्बातों का सामना करो। उसकी लबों पर उंगली रखते हुए खामोश रहने का ऑर्डर दिया था। मीर, मैं तो मजाक कर रही थी, मगर मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। क्या करने वाले हैं आप? प्यार? मगर डरा तो आप मुझे ऐसे रहे हैं जैसे मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हैं। मेरा शामिर की सच्ची मोहब्बत पाकर बहुत न डर रहने लगी थी। मीर ने उसे अपनी मोहब्बत का इतना मान दिया था कि वो डरी सहमी थी। मेरा तो बहुत पीछे रह गई थी। कत्ल करने का मतलब होता है जान लेना, तो मैं तुम्हारी ज़रूर लूँगा, मगर अपनी मोहब्बत से, क्योंकि तुम बहुत बिगड़ चुकी हो और प्यार से तुम्हें मेरे हकूक़ अदा करने नहीं आते। तो अब से मैं अपने तरीके से ही अपने वाजिब हकूक़ ले लिया करूँगा। मैं अकेली नहीं बिगड़ी, आप भी बहुत बिगड़ चुके हैं। मेरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। तो ठीक है, मैं अपनी बारी निपटा लेता हूँ, उसके बाद तुम भी मुझे अपने तरीके से सज़ा सुना लेना। कितने बेशर्म है आप। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मेरा उसकी बेबाकी से बोले के जुमले पर शर्म से लाल हुई थी। मेरी जान, अभी तो मैंने बेशर्मी की ही नहीं, मगर बहुत सारी बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा ज़रूर रखता हूँ। मीरा की शर्ट के अंदर से हाथ ले जाते हुए उसकी कमर पर उंगलियां धंसाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। मीर की उंगलियों की सख्ती से वो करा उठी थी। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा था यहाँ पर, जब तुम नीचे बैठी हुई गप्पे मार रही थी और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गंभीर आवाज में बोला, अपने दिल वाले मकाम पर उंगली रख कर बता रहा था। नजरें उसके खूबसूरत नशेबो फराज पर पवित्र थी। मीर, प्लीज़ मेरी कमर से हाथ हटाएं, मुझे दर्द हो रहा है। मीर की उंगलियों की सख्ती से वो आगे पीछे को होती हुई सिसक रही थी। आगे पीछे होते हुए उसका दिल वाला मकाम बार बार मीर के चेहरे से टकरा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, मीर उसके गले से दुपट्टे को खींचते हुए हटा चुका था। सामने मीरा के गले पर नजर गाड़े वो मुस्कुराया था। इरादे खतरनाक थे। उसके चेहरे को खुद पर झुकाए हुए पंखड़ियों को लब की कैद में ले गया। बेसब्री से होंठों को चूसते हुए नमी के बूंदें अपने अंदर अंडेल रहा था। वो सांसों के लिए मचल रही थी। उसकी सांसें पी रहा था, वो तड़प रही थी, वो मसरूर हो रहा था। मीरा के रेशमी सिल्की बालों पर लगे हुए कैचर को वो हटा चुका था। उसके सिल्की बाल शामिर के चेहरे के ऊपर आबशार की तरह बिखरे हुए थे। मीरा सांसों के लिए मचल रही थी। उसकी सांसें बंद होने लगी थी जब मीर ने उसके लबों को आज़ादी दी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मीर उसे मोहलत कहाँ दे रहा था। गोद में बैठते ही झटके से उसकी शर्ट को उसके वजूद से अलग कर चुका था। उसकी खूबसूरत वजूद पर कपड़े ना होने के बराबर बचे थे। उसके खूबसूरत सरापे को देख शामिर के लब मुस्कुराए थे। उसके गोरे वजूद के रनाही को झुककर बड़ी मोहब्बत से चूम रहा था। मेरा आप भी उसी पोजीशन में उसकी गोद में बैठी हुई थी। गिरने के डर से सोफे की पुश्त को थाम चुकी थी। मीर पूरी तरह से उसके नशेब फरात पर झुके हुए मसरूर हो रहा था। वो सिसकियां भर रही थी। शामिर के लबों की हिद्दत उसके नशेब फरात को जला रही थी। वो उसे सांस लेने तक की मोहलत नहीं दे रहा था। मीर की खुद की सांसें भी तेज और उथल पुथल थी। मीर, अब आप बहुत बेशर्म हो गए हैं। जब उसके वजूद पर बचे हुए लबास पर मीर ने बेबाकी दिखाई तो मीरा ने सिसक कर कहा था। खुद को छुपाने के लिए मीर के सीने में सर छुपा लिया। वो कहका लगाकर हंसा था, उसे अपनी बाहों के दायरे में लेते हुए अपनी मजबूत पनाहों में का एहसास दिलाया था। उसकी सिसकियां तेज से तेज तर होती जा रही थी। मीर का गुस्सा तो कहीं दूर रह गया था। इस वक्त वो सिर्फ अपनी मोहब्बत पर बरस रहा था, जिसको सहते हुए वो आहें भर रही थी। बेटा, तुम आई थे, मिल लो। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें कहते हुए। अब तो हमारे वापस जाने का वक्त हो रहा है। हम कितनी बार जाकर मिल आए हैं, मगर तुम जिद्दी बनी हुई हो। माही की माँ उसकी बड़ी बहन को समझा रही थी। मामा, मुझे नहीं मिलना माही से, और ना ही मुझे कुछ शौक है उससे मिलने का। बहन है तुम्हारी, शर्म करो। किस बात का इतना कुफर तुमने पाल रखा है। वो मेरी बहन नहीं है और ना ही मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ। जब बचपन में मामू और मामी को दे दिया था तो इनके मरने के बाद इसको किसी यतीम खाने में दे देती। वापस लाकर मेरे सर पर थोपने की क्या ज़रूरत थी। मैं अकेली थी, अकेली हूँ और हमेशा अकेली ही रहूंगी। मुझे अपने रिश्ते में शिरकत कबूल नहीं है। बदतमीजी से बोलते हुए सोफे पर बैठ गई थी। अरीशा, तुम्हारा दिमाग इतना ख़राब क्यों है? क्या बिगाड़ा है माही ने तुम्हारा? बचपन से लेकर तुम्हारी मोहब्बत के लिए वो तरसती रही है। एक बहन होने के बावजूद हमेशा माही ने मोहब्बत के लिए तरसते हुए ज़िंदगी गुजारी है। हमारा बिजनेस से टाइम नहीं निकलता और तुम्हें अपनी आयाशों से फुर्सत नहीं। हमेशा वो मोहब्बतों के लिए यूं ही तरसती रही है। उसकी माँ तैश से बोलते हुए उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई थी। ओ कम ऑन मामा, कम से कम अब तो उसे मजलूम समझना छोड़ दें। अब तो उसकी शादी हो गई है। अगर तुम उससे, उसकी बेटी से, उसके शोहर से मिल लोगी तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें इतनी जलन है माही से कि तुमने अभी तक उसकी शादी की तस्वीर तक नहीं देखी। तुमने ये तक नहीं देखा कि तुम्हारी बहन की शादी किससे हुई है।
وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، اسے اتنا کیوں جلتی ہے تم عریشہ؟ اس کی ماں چلا رہی تھی۔ پلیز اب اپنا بی پی شوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لائیں دیں البم دیکھ لیتی ہوں آپ کی خوبصورت بیٹی، داماد اور پہلے سے موجود جاتی کو۔ آپ لوگ پرسکون ہو کر چلے جائیں، مل لوں گی میں ابھی کچھ دن یہاں ہوں تو آتے ہوئے آپ کی لاڈلی سے مل کر آؤں گی، اگر اس سے آپ کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے تو۔ ایٹیٹیوڈ سے بولتے ہوئے فون میں مصروف ہو گئی۔ اس کی ماں تو اتنے میں ہی خوش تھی کہ کم سے کم عریشہ نے حامی تو بھری ماہی سے ملنے کی۔ وہ خوشی سے ماہی کا شادی کا البم نکال کر اس کے پاس رکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اوکے رکھ دیجیے، میں فری ہو کر دیکھ لوں گی، ایٹیٹیوڈ سے بولتی ہوئی واپس فون میں مصروف ہو گئی۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد عریشہ نے ایسی سرسری سی نظر بیڈ پر سرسری سی نظر بند پڑے ہوئے البم پر ڈالی تھی، مگر اس نے دوبارہ چونک کر پھر دیکھا تھا۔ مائی کے ساتھ لکھے ہوئے نام نے اسے چونکا دیا تھا، مگر پھر اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ دنیا میں صرف اس نام کا صرف ایک ہی شخص تو نہیں ہوگا۔ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس نے البم کو اٹھا کر کھولا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سامنے اسی شخص کی تصویر دیکھ کر وہ جتنا خوبصورت پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت آج بھی لگ رہا تھا۔ جب اس نے احمد کو چھوڑا تھا تو احمد کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، مگر اس وقت وہ ایک خوبرو بھرپور مرد تھا جس کی پرسنالٹی جاذب نظر تھی۔ سادہ سے پینٹ شرٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، ساتھ میں ماہی دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہی کی خوبصورتی تو ہمیشہ سے اس کی آنکھوں میں کھلتی تھی، اور آج اسے احمد کے ساتھ دیکھ کر تو عریشہ کے اندر کی جلن 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ احمد، تمہیں پوری دنیا میں شادی کے لیے یہی چڑیل ملی تھی؟ البم سے تصویر نکال کر پھاڑتے ہوئے وہ چلائی تھی۔ احمد کی تصویر ماہی سے الگ کر چکی تھی، ماہی کی تصویر کے ٹکڑے کر کے اس نے پھینک دیے تھے۔ اس لڑکی کی تو عادت ہے، جو چیز میری زندگی سے تعلق رکھتی ہے اس کو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی منسوب ہونا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ میرے ماں باپ ہوں یا میرا چھوڑا ہوا بوائے فرینڈ۔ وہ اونچی آواز میں بولتے ہوئے دانت پیس رہی تھی۔ مہر ماں، میرا بچہ، ماما کی گڑیا، میں اپنی گڑیا کو تیار کروں؟ ماما کے پاس آ جاؤ نا، ماما سے بھاگا نہیں جا رہا۔ احمد آفس کے لیے ریڈی ہو کر مہر ماں کے روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ ماہی اپنی بیٹی کو پیار سے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ کوئی تھوڑی دور پر کھڑا اسے بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ میڈ روم میں نہیں تھی۔ ماہی مہر ماں کو کیری کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مہر ماں بڑی ہونے لگی تھی تو اسکرول کرتے ہوئے بیڈ سے ادھر ادھر جا رہی تھی۔ ماہی بخار کی وجہ سے شاید ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ رات کو اسے اتنا تیز بخار تھا، مگر وہ ایک ذمہ دار ماں کی طرح اپنی بیٹی کو کیری کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیڈ کی دوسری طرف جا کر مہر ماں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کھلا کر ہنستے ہوئے سکرول کرتی جا رہی تھی۔ ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی۔ اسی وقت دروازے پر کھڑے احمد نے 2 ہی قدموں میں فاصلہ طے کر کے اسے تھام لیا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ماہی، اپنا خیال رکھو، تم ابھی ٹھیک نہیں، کیا ضرورت ہے ابھی سے اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی؟ میڈ ہے، وہ مہرماں کا خیال رکھے گی، تم آرام کرو۔ احمد بہت فکر مندی سے ایک ساتھ بہت سارے جملے بول گیا۔ بے اختیار احمد اسے اپنے چوڑے مضبوط سینے سے لگا گیا۔ ماہی احمد کے سینے پر سر رکھ کے بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اپنے دل میں گدگداتے ہوئے احساس کو وہ بخوبی سمجھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے احمد الوی سے پیار ہونے لگا ہے، اور اس پیار کا خوبصورت احساس تو وہ صبح اٹھتے ہوئے احمد الوی کے لبوں پر چھوڑ کر آئی، اور اب احمد کا یوں سے سینے سے لگانا ماہی کو ایک خوبصورت احساس دلا رہا تھا، جس احساس کو وہ بہت دنوں سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ احمد اس پر توجہ دیں، اسے پیار کریں۔ ماہی کی زندگی میں پیار کی بہت کمی تھی۔ ہنستی مسکراتی زندہ دل ماہی اندر سے بہت ویران تھی۔ احمد کی ذرا سی محبت اور قربت میں اس کے دل کے اندر مرجھائی ہوئی کونپلوں کو ہریالی بخشی تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے، اپنا چہرہ اس کے مضبوط سینے میں چھپائے ہوئے کھڑی تھی۔ احمد کے لب مسکرائے تھے، یہ دیکھ کر کہ ماہی نے اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اپنے شوہر کی قربت پورے دل سے چاہتی تھی، اور ماہی جو صبح اپنی پنکھڑیوں کا لمس اس کے لبوں پر اسے سوتا ہوا سمجھ کر چھوڑ آئی تھی، اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ احمد نے اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کی تھی۔ مہرماں اپنے بابا کو دیکھ ہاتھ ہلاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ احمد آفس جانے کا ارادہ ملتوی کر چکا تھا، اور آج پورے دل سے اپنی بیوی کے پاس رہ کر اس کا خیال کرنا چاہتا تھا۔ مہرماں کو مل کر اسے پیار کرنے کے بعد جب میڈ روم میں واپس آ گئی تو میڈ کو مہرماں کا خیال رکھنے کا بول کر وہ ماہی کو اپنے ساتھ روم میں لے آیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔